लीक कांड में दूसरा नाम आया। सवाल यह है कि गौतम गंभीर ने इस नाम को क्यों छुपाया। अब आपको इस कहानी का ट्विस्ट बताते हैं। दरअसल जब टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में हार का सामना करना पड़ा तो उसके बाद कई तरह की खबरें जो है वो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से बाहर आई थी कि भाई टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में कोच और कप्तान की नहीं बन रही है। कोच कुछ और प्लेइंग 11 चाहते हैं, कप्तान कुछ और प्लेइंग 11 चाहते हैं। फिर बीच में ये खबरें आई थी कि कोच जो है वो कप्तान रोहित शर्मा को ही बेंच पर बिठाना चाहते हैं। लेकिन फिर रोहित शर्मा आते हैं और वो ब्रॉडकास्टर के साथ एक इंटरव्यू करते हैं और वो उसमें बताते हैं कि मैं खुद बैठना चाहता था। तो यहां पर क्रेडिट की जो लड़ाई थी वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन इसके अलावा ड्रेसिंग रूम के अंदर की खबरें, जिस तरीके से मेलबर्न में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कोच गौतम गंभीर ने जिस तरीके से टीम की क्लास लगाई, वो खबर भी सामने आई। उसके बाद हमने देखा ये खबर भी सामने आई थी कि कोच गौतम गंभीर ने बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी से चेतेश्वर पुजारा को मांगा था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे में जब कोच गौतम गंभीर से पूछा गया कि ये खबरें कैसे सामने आई, तो उन्होंने एक युवा खिलाड़ी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि सरफराज खान जो है, जो कि टीम इंडिया के यंग प्लेयर हैं, उन्होंने ड्रेसिंग रूम की खबरें जो है वो लीक की थी। तो ऐसे में यहां पर सरफराज खान का नाम गौतम गंभीर ने लिया। और आपको एक और चीज बता दें कि कुछ खिलाड़ियों की जो वाइफ्स थी उन्होंने वहां पर YouTube वीडियोस भी बना रही थी, वो अपने चैनल के लिए, YouTube चैनल के लिए। तो वो कभी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम तक पहुंच जाती थी, हालांकि बाहर ही होती थी, वो अंदर नहीं जाती थी। इसके अलावा टीम बस से भी उन्होंने कई बार जो है वो वीडियोस बनाए। तो उसको लेकर भी वो सिक्योरिटी कंसर्न भी है और दूसरा वहां से भी खबरें जो है वो लीक हो सकती हैं। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो गौतम गंभीर को रास नहीं आ रही थी। तो उन्होंने साफ तौर पर बीसीसीआई की जो रिव्यू मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि भाई सरफराज खान जो है उन्होंने खबरें जो है वो ड्रेसिंग रूम की लीक की हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर गौतम गंभीर को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर यह पता चल गया था कि सरफराज खान ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक कर रहे हैं, तो यहां पर गौतम गंभीर को थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए था, थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना चाहिए था। उनको सरफराज खान को ले जाना चाहिए था बाहर और सरफराज खान से बात करनी चाहिए थी कि यार देखो, जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है। ठीक है ना, वो टीम के लिए अच्छा है, ना वो आपके करियर के लिए अच्छा है और ना वो आपकी छवि के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर एक बार आप पर ये ठप्पा लग गया ना कि आप खबरें लीक करते हो, तो वो जिंदगी भर वो ठप्पा आपके साथ रहेगा। अब यहां पर गौतम गंभीर ने वो काम तो नहीं किया। इससे ये होता कि एक युवा खिलाड़ी का नाम जो है वो खराब होने से बच जाता, युवा खिलाड़ी को भी सीख मिलती कि नहीं, बिल्कुल मेरा कोच जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मुझे उसको नहीं करना चाहिए, उस गलती को मैं दुरुस्त कर सकता हूं, और ये बात वहीं दब जाती और वहीं पर चीजें जो है वो खत्म हो सकती थी। लेकिन गौतम गंभीर ने वो एक स्टेप आगे नहीं लिया। इससे क्या हुआ, एक युवा खिलाड़ी का नाम भी खराब हो गया और टीम का माहौल तो खराब हुआ ही हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, क्रिकेट में कहा जाता है कि ड्रेसिंग रूम के जो अंदर की खबरें, इनफैक्ट किसी भी स्पोर्ट में जो ड्रेसिंग रूम के अंदर की खबरें होती हैं वो ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए, ड्रेसिंग रूम के बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन चलिए, अब इस युवा खिलाड़ी ने बातें बाहर बताई, ठीक है, सरफराज खान का नाम तो सामने आ गया, लेकिन अब इस लीक कांड में एक और नया नाम सामने आ रहा है और वो जो है वो ये कहा जा रहा है कि कोचिंग स्टाफ से किसी एक शख्स ने खबरें लीक की थी। जी हां, सरफराज खान के अलावा भी कोई था जो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक कर रहा था। और आपको मैं बता दूं कि गौतम गंभीर ने वो नाम क्यों छुपाया, मैं ये भी बता देता हूं। नाम जो है वो इसलिए छुपाया गया क्योंकि वो कोचिंग स्टाफ से था। अगर आप टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ की बात करें तो हेड कोच जो है वो गौतम गंभीर है। इसके अलावा असिस्टेंट कोच जो है वो अभिषेक नायर थे। इसके अलावा असिस्टेंट कोच जो थे वो वहां पर रायन डॉशकाटे थे। इसके अलावा जो वहां पर गेंदबाजी कोच थे वो मॉर्ने मॉर्कल थे। इसके अलावा टी दिलीप थे जो कि पहले भी टीम इंडिया के साथ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो 3 कोचेस थे वो गंभीर के ही लाए हुए कोचेस थे, यानी कि गंभीर ने उनके नाम की सिफारिश की थी और बीसीसीआई ने उनको अपॉइंट किया था। तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि एक कोचिंग स्टाफ का एक शख्स था जिसने टीम की खबरें लीक की। तो ऐसे में अगर गौतम गंभीर उस दूसरे शख्स का नाम लेते तो उनके कोचिंग स्टाफ पर सवाल खड़े होते और इसीलिए गौतम गंभीर ने उस एक नाम को दबा दिया, सरफराज खान का नाम बता दिया। लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो ये है कि लीक कांड में सिर्फ एक नहीं, 2 लोग थे जो ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक कर रहे थे।
और आपको बता दूं कि अब टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में एक और शख्स का नाम जुड़ गया है। सितांशु कोटक को बैटिंग कोच अपॉइंट किया है। यहां पर जो बीसीसीआई है उन्होंने सितांशु कोटक का नाम ही क्यों सामने आया, इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखिए अभी तक गौतम गंभीर ने जो उनका मन किया, जिस प्लेयर का मन किया, जिस फॉर्मर प्लेयर का मन किया, उसको टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में शामिल किया। उन्होंने कहा मुझे अभिषेक नायर चाहिए, अभिषेक नायर आ गए। उन्होंने कहा मुझे रायन टेन डॉशकाटे चाहिए, वो आ गए। उन्होंने कहा मुझे गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉर्कल चाहिए, वो आ गए। लेकिन जो रिजल्ट था वो जीरो ही निकला, क्योंकि आप सिवाय बांग्लादेश के अगेंस्ट जो आपने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जीती है, उसके अलावा आप कुछ जीते नहीं, आप हारते रहे। तो ऐसे में सितांशु कोटक जो है वो एक बैटिंग कोच के लिए, इसलिए यहां पर गौतम गंभीर ने उनका नाम दिया। और उनका नाम देने की पीछे की वजह भी मैं आपको बता देता हूं। गौतम गंभीर ने यहां पर सेफ प्ले किया। सेफ प्ले इसलिए किया क्योंकि गौतम गंभीर ये जानते थे कि भाई अगर मैं किसी और का नाम लूंगा तो मैं यहां पर फंस सकता हूं, तो मुझे सेम पेज पर रहना चाहिए जिस पर बीसीसीआई है। और सितांशु कोटक जो है वो एनसीए में बैटिंग कोच हैं, उन्होंने बीसीसीआई के साथ काम किया हुआ है, उनको बीसीसीआई को खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए यहां पर गौतम गंभीर ने बड़े आराम से सितांशु कोटक का नाम ले दिया कि भाई हमें उनको बैटिंग कोच बनाना चाहिए और उनको आप अपॉइंट कर दीजिए। तो इसीलिए सितांशु कोटक का नाम जो है वो यहां पर सामने आया और इसी वजह से वो अब बैटिंग कोच बने हैं टीम इंडिया के इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से पहले। लेकिन अब सवाल एक और है, सितांशु कोटक जो बैटिंग कोच बने हैं ना, उसके बाद अब अभिषेक नायर के भविष्य पर सस्पेंस खड़ा हो गया है, सवालिया निशान लग गया है। क्या अभिषेक नायर भारतीय बल्लेबाजों को उस तरह से जो कोचिंग नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि असिस्टेंट कोच के तौर पर काम कर रहे थे अभिषेक नायर और वही बैटिंग कोच का काम भी करते थे। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा, टीम इंडिया का जिस तरह का प्रदर्शन रहा, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। और अब सितांशु कोटक की इस कोचिंग स्टाफ में एंट्री, तो ये ऐसा तो नहीं है कि अभिषेक नायर के लिए ये एग्जिट प्लान हो। तो ये भी हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपको अभिषेक नायर इस कोचिंग स्टाफ से बाहर जाते हुए नजर आए, तो ये हो सकता है। तो इसीलिए अब अभिषेक नायर के भविष्य पर सस्पेंस जो है वो बन गया है। उस पर आप ये कह सकते हैं कि तलवार जो है वो लटक रही है। लेकिन सितांशु कोटक की यहां पर एंट्री हो गई है और गंभीर ने सेफ प्ले किया है, क्योंकि उनको एक ऐसा नाम चाहिए था जिसने बीसीसीआई को प्रूव किया हो, जो ऑलरेडी बीसीसीआई के लूप में भी हो। तो उन्होंने सीधा कहा कि भाई हमें एनसीए से उठाकर सितांशु कोटक दे दीजिए। हालांकि सितांशु कोटक ने बहुत रन बनाए, डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छे प्लेयर रहे हैं और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफी अच्छा रहा। एनसीए में वो बैटिंग कोच थे, तो इसी वजह से सितांशु कोटक को अब यहां पर अपॉइंट किया गया है बैटिंग कोच। लेकिन यहां पर भी गंभीर की आपको मैंने बताया कि किस तरीके से और क्यों गंभीर ने बड़ी शालीनता से, बड़े ही चालाकी से वो काम किया कि सितांशु कोटक हमें चाहिए, ताकि बीसीसीआई भी उस पर आपत्ति ना जताए और एक बैटिंग कोच जो है वो भी हमें मिल जाए। और यहां पर यह भी ना लगे कि गंभीर ने एक ऐसे खिलाड़ी का नाम लिया जो बहुत ही ज्यादा हाई फाई था, क्योंकि काफी लोग ये बोल रहे थे कि भाई सितांशु कोटक का तो हमने नाम ही नहीं सुना, ये अचानक से कहां से आ गए, हमने तो सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक का ही नाम सुना है, तो सितांशु कोटक की एंट्री कहां से हो गई। यहां पर बतौर बैटिंग कोच वसीम जाफर को लाया जा सकता था, और भी कई सारे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में ढेर सारे रन बनाए, तो सितांशु कोटक का नाम सामने कैसे आया। तो अब आपको पता चल गया कि उसके पीछे की कहानी क्या थी, आखिर क्यों सितांशु कोटक को यहां पर जो है वो टीम इंडिया का बैटिंग कोच बनाया गया है। तो देखिए कई सारी चीजें हैं जो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में चली वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, और अब छन छन कर खबरें जो है वो बाहर आ रही है। हालांकि बीसीसीआई ने कई सारे सख्त नियम जो है वो बना दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन सख्त नियमों का फायदा जो है वो टीम इंडिया को होगा, भारतीय खिलाड़ियों को होगा, भारतीय क्रिकेट को होगा, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में रहा वो निराशाजनक रहा था और उसके बाद हार पर मंथन होना तय है। क्योंकि देखिए आप अगर हारते हैं तो हारने में कोई दिक्कत नहीं है, भाई खेल है, कोई हारेगा कोई जीतेगा। लेकिन आप अगर हार रहे हैं तो आप लड़कर तो हारिए, आप सामने वाले की नाक में दम तो कर दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ इंटेंट जो है वो भारतीय टीम से दिखा नहीं। टीम इंडिया हारी, ऐसा लगा कि टीम इंडिया ने लड़ाई नहीं की, लड़ाई से पहले ही हथियार डाल दिए। अगर यहां पर लड़ाई की होती टीम इंडिया ने तब मजा आता, तब ये लगता कि हाँ आपने जीतने का वो जज्बा दिखाया, आपने ऑस्ट्रेलिया की आंखों में आंखें डाली, आपने ऑस्ट्रेलिया को ये दिखाया कि हम यहां पर जीतने के लिए आए हैं। लेकिन वो इंटेंट पूरे दौरे पर दिखा ही नहीं। वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि टीम एकजुट ही नहीं थी। आप देखिए टीम ने पहला टेस्ट मैच जीता पर्थ में और सब भारतीय खिलाड़ी अलग अलग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार आप एक टीम हो, आप एक टीम के तौर पर खेल रहे हो, आप एक यूनिट के तौर पर खेल रहे हो, तो आपको एक यूनिट के तौर पर ही उस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर आप जीते हैं तो सेलिब्रेशन जमकर कीजिए,
अगर आप हारे हैं तो उस हार का मंथन जो है वो एक यूनिट के तौर पर कीजिए, लेकिन वो यूनिटी दिखाई ही नहीं दी पूरी की पूरी टीम में उस दौरे पर। और उसके बाद जो ड्रेसिंग रूम की खबरें सामने आई, कई तरह की चीजें जो थी वो टीम इंडिया के साथ सही नहीं हुई ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। तो ये सब चीजें अगर होती रहेंगी तो सवाल खड़े होते रहेंगे। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि यहां पर बीसीसीआई ने एक बार फिर से वो पुराने नियम लागू कर दिए हैं। जिस तरीके से ये पहले भी नियम होते थे, मैं आपको बता दूं, जो 10 नियम अब लागू किए गए हैं वो पहले भी होते थे। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई ने कोई हंटर निकाल दिया है कि लो जी अब हम चाबुक चलाएंगे। बीच में ये कुछ खिलाड़ियों का ओहदा इतना बड़ा हो गया था, उनको ये रियायत मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब बीसीसीआई ने वो नकेल जो है वो कस दिया। उन्होंने कहा भाई बैक टू बेसिक्स, पुराने वाले नियम वापस लाएंगे और उन्हीं नियमों के हिसाब से सबको चलना होगा। सारे खिलाड़ी टीम बस में ट्रैवल करेंगे, सारे खिलाड़ी एक ही होटल में रुकेंगे, सब खिलाड़ियों की फैमिलीज जो है, अगर 45 दिनों का दौरा है तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 13 दिन तक आप जो है अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो अब बीसीसीआई ने नकेल कस दी है। आप ये कह सकते हैं कि इस तरह के नियम जो है वो लेकर आए हैं। और जितने भी जो ये कोई हेयर ड्रेसर जाता था, कोई शेफ जाता था साथ में खिलाड़ियों के, वो इतना बड़ा पूल जो जाता था लोगों का, अब यहां पर बीसीसीआई ने कहा कट, कोई नहीं जाएगा, सिर्फ प्लेयर जाएगा। और अगर शुरुआत में उसके घर वाले जाना चाहते हैं तो वो जाएंगे, और कोई नहीं जाएगा, कोई हेयर ड्रेसर नहीं जाएगा, कोई कुक नहीं जाएगा, कोई सोशल मीडिया टीम किसी भी खिलाड़ी की साथ में नहीं जाएगी। तो ये बीसीसीआई ने बड़ा अच्छा किया है। और क्योंकि देखिए यहां पर कई चीजें हैं, जो लोग आपके साथ जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी से फोन पर बात कर रहा है, वो खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की बात किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ कर रहा है और उसका हेयर ड्रेसर साथ में जा रहा है, मान लीजिए उसी ने खबरें बता दी, तो यहां पर से भी लीक हो सकती है खबरें। तो इसीलिए यहां पर बीसीसीआई ने कहा है कि बैक टू बेसिक्स, जो पुराने नियम थे वो वापस से लागू होंगे और कोई यहां पर वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। सभी खिलाड़ियों को टीम होटल में रहना पड़ेगा, सभी खिलाड़ी टीम बस से ही ट्रैवल करेंगे। तो ये बीसीसीआई ने जो पुराने नियम है वो एक बार फिर से यहां पर खिलाड़ियों पर लागू कर दिए हैं। उम्मीद है कि वो भारतीय क्रिकेट के लिहाज से काफी अच्छा है और इसके रिजल्ट जो है वो हमें आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में, आगे आने वाली सीरीज में देखने को मिलेंगे।